जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होगा वह होगा 56वां सवाल से, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले हम 1 से लेकर 55 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो क्लास हो रहा है यह साहित्य सिद्धांत से संबंधित है। तो जो हिंदी साहित्य में साहित्य सिद्धांत है उसमें से एक भाग है रस का। तो रस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बने थे तो उस क्लास को हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में कवर किए हैं। तो उसमें 1 से 55 तक क्लास हो गया है। तो आज हम लोग 56 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर करीब 110 सवाल थे। तो एक ही वीडियो पर अगर सारे सवाल को हल करते हैं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता। इसलिए हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 55 तक सवाल देखे हैं, और हमारा आज जो होगा पार्ट 2 होगा, इसमें हम 56 से लेकर 110 या 107 सवाल है उसको कवर करेंगे। तो आप हमारे वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा 56वां सवाल है फ्रेंड्स कि किलक अरे मैं नेह निहारो इन दांतों पर माती वारू में कौन सा रस है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। रस फ्रेंड्स 9 प्रकार के रस होते हैं, आपको पता ही होगा। और भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं, जो कि वह शांत रस को रस नहीं माने आचार्य भरत मुनि ने। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स शांत रस है, हास्य रस है, वीर रस है, वात्सल्य रस है। तो सवाल यहाँ पर पूछा है कि किलक अरे मैं नेह निहारो इन दांतों पर माती वारू में कौन सा रस है। तो वात्सल्य रस है। अगला सवाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, इनमें से कौन सा रस है। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स श्रृंगार रस। इसमें श्रृंगार रस है। अगला सवाल है, कंकन किंकिन नुपुर धूनी सूनी में कौन सा रस है। कंकन किंकिन नुपुर धूनी सूनी में कौन सा रस है। तो इसमें भी श्रृंगार रस है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। तो विस्मय का अस्थायी भाव है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत। आंसर याद रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है। अग्निपुराण। विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है। तो विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है। तो रस संबंधी व्याख्या किस में नहीं है। तो कवितावली में नहीं है, जबकि कवि प्रिया, अग्निपुराण और साहित्य दर्पण इन सभी ग्रंथों में जो है रस संबंधी व्याख्या है, जबकि कवितावली पे व्याख्या नहीं है, रस की व्याख्या नहीं है ये जो कवितावली ग्रंथ में। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि कवितावली के लेखक कौन है। देख रहे हैं आपको इसका आंसर पता है कि नहीं। कवितावली जो रचना है ये ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है कवितावली के। अगला सवाल, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। हिंदी काव्य साहित्य में रस के कितने अंग हैं। तो रस के 4 अंग है। हिंदी काव्य साहित्य में रस के 4 अंग है। शोक किस रस का अस्थायी भाव है। तो अद्भुत का। शोक अद्भुत का अस्थायी भाव है। भय किस रस का अस्थायी भाव है। भय किस रस का अस्थायी भाव है। तो भयानक का। भय जो है यह भयानक रस का अस्थायी भाव है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव है उत्साह। अद्भुत रस का अस्थायी भाव उत्साह है। वत्सल रस का अस्थायी भाव क्या है। तो वात्सल रस का फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे आंसर। वात्सल्य हो जाएंगे। ये और वत्सल, तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है वत्सल है, यहाँ पर वात्सल्य है। तो वत्सल रस का अस्थायी भाव क्या है। तो इसका आंसर हो जाएंगे वात्सल्य। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ में कौन सा रस है। अपने माँ से कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, इसमें कौन सा रस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना यानी चंदे का खिलौना लूंगी, चंद्रमा का। तो इसका हो जाएंगे वात्सल्य रस हो जाएंगे। सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार हैं। सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार हैं। तो 8 प्रकार हैं। सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार हैं। तो 8 प्रकार हैं। हमारा अगला सवाल है, भरत मुनि के रस सूत्र के कितने व्याख्याकार हैं। भरत मुनि के जो रस सूत्र हैं तो उसमें कितने व्याख्याकार हैं। तो 4 व्याख्याकार हैं। भरत मुनि कितने व्याख्याकार हैं। 4 व्याख्याकार हैं। भट्ट लोल्लट की रस सूत्र व्याख्या में संयोग का अर्थ क्या है। तो उत्पाद्य या उत्पादक। भट्ट लोल्लट की रस सूत्र व्याख्या में संयोग का अर्थ है उत्पाद्य या उत्पादक, याद रखना है। भट्ट लोल्लट की रस सूत्र की व्याख्या में। आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुमाप्य या अनुमापक। अनुमाप्य बोले या अनुमापक बोले, इसे याद रखना फ्रेंड्स कि आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का अर्थ क्या है। तो अनुमाप्य या अनुमापक। भट्ट नायक के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का क्या अर्थ है। भट्ट नायक के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएंगे योज्य या योजक। योज्य या योजक। भट्ट नायक के रस सूत्र में जो संयोग का अर्थ बताया गया है वह योज्य या योजक बताया गया है। अभिनव गुप्त के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें व्यंग्य या व्यंजक इसका अर्थ है। अभिनव गुप्त के रस सूत्र में जो व्याख्या में संयोग शब्द का अर्थ है व्यंग्य या व्यंजक। फ्रेंड्स ये हिंदी साहित्य से संबंधित सवाल है, तो क्वेश्चन तो हार्ड अवश्य आपको लग रहा होगा, लेकिन धैर्य से क्लास को देखना है और प्रत्येक पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही तरह के 3 सवाल है कि आचार्य शंकु के जो रस सूत्र में जो संयोग का क्या अर्थ बताया है। तो आचार्य शंकु ने रस सूत्र में बताए हैं अनुमापक बताए हैं। फिर भट्ट नायक के रस सूत्र में जो संयोग का अर्थ बताया गया है तो वह योजक बताया गया है। और आगे जो है फ्रेंड्स कि अभिनव गुप्त जो रस सूत्र की व्याख्या की है तो वह जो संयोग का अर्थ बताते हैं तो वह व्यंजक बताते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है। अगला सवाल है कि भट्ट लोलक के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है। तो निष्पत्ति शब्द का अर्थ है उत्पत्ति। निष्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति। आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो इस बार का यहाँ पर तो भट्ट लोलक के रस सूत्र में निष्पत्ति का अर्थ बताया गया है, तो उसका आंसर हो गया आपका उत्पत्ति। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ बताया गया है। तो इसमें अनुमति बताया गया है। निष्पत्ति का अर्थ होता है अनुमति। किसके अनुसार। तो आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या के अनुसार।
भट्टनायक के रससूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मुक्ति। निष्पत्ति का अर्थ होता है मुक्ति, किसके अनुसार? तो भट्टनायक के रससूत्र की व्याख्या के अनुसार। अभिनवगुप्त के रससूत्र में व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें अभिव्यक्ति है। अभिनवगुप्त ने रससूत्र में जो निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ बताया है? तो अभिव्यक्ति बताया है। अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अभिनव है और यहाँ पर अभिव्यक्ति है, अभी मिल रहा है, तो याद रखना है कि अभिनवगुप्त से अभिव्यक्ति, इसका अर्थ हो जाएंगे किसका अर्थ? तो निष्पत्ति का अर्थ हो जाएंगे अभिव्यक्ति। भरत रससूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोल्लट के मत का क्या नाम है? तो भट्ट लोल्लट के मत का नाम है उत्पत्ति या आरोपवाद। उत्पत्ति या आरोपवाद भट्ट लोल्लट के मत का नाम है। भरत रससूत्र के व्याख्याकार थे कौन? भट्ट लोल्लट। भरत रससूत्र के व्याख्याकार आचार्य शंकु के मत का नाम क्या है? भरत रससूत्र के व्याख्याकार, ये जो सूत्र है फ्रेंड्स, यानी ये ग्रंथ है एक प्रकार का, तो भरत रससूत्र के जो व्याख्याकार है आचार्य शंकु, तो आचार्य शंकु के जो मत का नाम है वह क्या है? तो अनुमतिवाद है। आचार्य शंकु के मत का नाम क्या है? अनुमतिवाद है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भरत रससूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक के मत का क्या नाम है? इस बार भरत उसके व्याख्या जो भट्टनायक, तो भट्टनायक जो मत दिए हैं तो उसका क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन मुक्तिवाद। भट्टनायक के मत का नाम है मुक्तिवाद। भरत रससूत्र के व्याख्याकार अभिनवगुप्त के मत का नाम क्या है? तो अभिनवगुप्त के जो मत का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त का हो गया अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो भट्ट लोल्लट थे। भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोल्लट थे। रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय के प्रणेता कौन थे? चित्र तुरंग न्याय के प्रणेता कौन थे? तो आचार्य शंकुक थे। भरत मुनि के रससूत्र में रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण संबंधी मत प्रदायक थे अभिनवगुप्त, भट्टनायक या भट्ट लोल्लट या शंकुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भट्टनायक। भरत मुनि के रससूत्र में जो निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण संबंधी मत जो प्रदायक थे वह थे भट्टनायक थे। अगला सवाल है कि रस सूत्र के संदर्भ में रस निष्पत्ति संबंधी मतवाद में रस ध्वनि को काव्यात्मा मानने वाले व्याख्याकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिनवगुप्त। इनमें से रति भाव का प्रकार नहीं है। रति भाव का प्रकार क्या नहीं है? वात्सल्य रति, दाम्पत्य रति, ईश्वर विषयक रति या घृणा विषयक रति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घृणा विषयक रति को जो रति भाव का प्रकार नहीं माना गया है। इसमें से कौन रति भाव का प्रकार नहीं है? तो घृणा विषयक जो रति है यह नहीं है। इनमें से नाटक विधा में कौन सा रस भरत मुनि के अनुसार में अभिनय हो सकता है? इनमें से नाटक विधा में कौन सा रस में अभिनय नहीं हो सकता है? यहाँ पर नहीं हो सकता है फ्रेंड्स भरत मुनि के अनुसार। तो इसका देखिए वीर रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है या करुण रस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांत रस। शांत रस में जो अभिनय नहीं हो सकता है। और भरत मुनि जो है फ्रेंड्स यह रसों की संख्या 8 माने हैं और जिनमें से जो शांत रस है इसे वो रस नहीं मानते हैं, इसीलिए तो 8 रस हैं भरत मुनि के अनुसार, लेकिन रसों की संख्या 9 है। संतान विषयक रति किस रस के अंतर्गत गण्य होगा? तो यह हो जाएंगे वात्सल्य रस, क्योंकि वात्सल्य का अर्थ होता है फ्रेंड्स बच्चों का प्रेम, यानी बच्चे का जो वर्णन किया जाता है, तो इसलिए यह हो जाएंगे। संतान की बात क्या है? तो यहाँ पर बच्चे होगी तो वात्सल्य रस हो जाएंगे। भरत मुनि ने भगवत विषयक रति को किस रस में अंतर्मुक्त कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। भरत मुनि ने भगवत विषयक रति को श्रृंगार रस में अंतर्मुक्त कर दिया है। राधा को देखकर कृष्णा के मन में रति भाव जागृत हुआ। इस वाक्य में राधा क्या है? तो इस वाक्य में राधा जो है विभाव है, इसे राधा को क्या कहेंगे? तो विभाव कहेंगे। ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास इही काल अली कल हो सो बंध्यो आगे कौन हवाल में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है फ्रेंड्स वह है संयोग श्रृंगार। इसमें कौन सा रस है? तो संयोग श्रृंगार है। याद रखना इस फैक्ट इस पॉइंट को कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कल हो सो बांधियो आगे कौन हवाल में जो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हो गया वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है निर्जन नटी नटी पुनि लजियावई छिन रिसाई छिन सैन बुलावई में कौन सा रस है? तो इसमें जो है श्रृंगार रस है। सुत बनितादि जानी स्वार्थरत न करो नेह सब ही ते अंतहिम तो ही तजेंगे पामर तू ना तजे अब ही ते। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इस पद्यांश में जो फ्रेंड्स शांत रस है। इस पद्यांश में शांत रस है। अंबर में कुंतल जाल देखम पद के नीचे पाताल देख। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। इनमें से कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है फ्रेंड्स। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, यानी अंबर पे जो है फ्रेंड्स ये कुंतल जाल देखने के बाद पद के नीचे पाताल यानी पैर के नीचे की बात हो रहा है। तो इसमें जो है भयानक रस है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। प्रस्तुत कथन में जो है कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस का भाव है, क्योंकि यहाँ पर वीरता का परिचय दिया गया फ्रेंड्स की। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यहाँ पर वीरता का बात किया गया है, तो वीर रस आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है वरदत्त की पंगरती कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके धन बीच जगह छवि मोतीन माल अमोलन की। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में है वत्सल रस है। कौन सा रस है? तो वत्सल रस है। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाही जाताई सभई सूधी भूली रही कर टेकी रही पलटारत नाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में फ्रेंड्स संयोग श्रृंगार है। कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार है। वन बितान रवि शशि दिया फल भख सलील प्रभा अवनि सेज पंखा पवन अब न कछु प्रभा।
तो इसमें जो फ्रेंड्स में कौन सा रस है? तो 98 का आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसमें शांत रस है। वन बितान रवि शशि दिया फल भग सलील प्रभा अवनि सेज पंखा पवन अब कछूना परवा, तो इसमें शांत रस है। देखिए रूप लोच ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने लोचन मग राम ही उर आनी दिन है पलक कपाट सयानी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो है संयोग श्रृंगार है। कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार है। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही परियो पूछा खाए, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो फ्रेंड्स भयानक रस है, क्योंकि यहाँ पर बात ही भयानक सा लग रहा है कि एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर है और एक और मृगराय, एक और मृग है, बिकल बटोही यानी बीच में कोई बटोही यानी कोई पथी है, बीच ही परियो पूछा खाए में कौन सा रस है? तो भयानक रस है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स 101वां प्रश्न। फ्रेंड्स अब क्लास जो है समापन की ओर है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको क्लास कैसा लगता है। तो इसमें हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो फ्रेंड्स वीर रस है, क्योंकि यहाँ जो हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह कविता है, तो इसमें ये कविता जयशंकर प्रसाद का है। आपको ये चलिए हम तो बता ही दें जयशंकर प्रसाद का है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स कह रहा है कि इसमें कौन सा रस है? तो वीर रस है। हमारा अगला सवाल है कि हाथ गई हो प्रभु को कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी तंदुल खाई मुठी दुई दिन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। बड़े बड़े बीरन को पकड़ी पछाड़ी देते भारी भारी हिरन हनत पल भर में, बड़े बड़े बीरन को पकड़ी पछाड़ी देत भारी भारी भीरन हनत पल भर में, इन पंक्तियों का रस जो है निर्माण करें। यानी इस पंक्ति में जो फ्रेंड्स किस रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाद कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन निषाद, इन पंक्तियों का रस निर्णय करें। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है। अगला सवाल मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ हग खोलकर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, इन पंक्तियों में किस रस का संचरण हुआ है? तो इसमें जो फ्रेंड्स करुण रस का संचरण हुआ है। अगला सवाल है दामिनी दमक रही घन माही जिमी लीडर की मथी थिर नाही, इस पंक्ति में किस रस का संचार है? कथन है कि दामिनी दमक रही घन माही जिमी लीडर की मथी थिर नाही, इन पंक्ति में किस रस का संचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हास्य रस का संचार है। 107वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न जागृत रति भाव यमुना का एकांत किनारा उपवन चांदनी के कारण उद्दीप्त हो गया, इनमें कौन उद्दीपन विभाव है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएंगे। इसमें उपवन का उद्दीपन विभाव है, यमुना का एकांत किनारा है और चांदनी का यहाँ पर उद्दीपन विभाव हुआ है, जिसे याद रखना है किस किस का? चांदनी का, उपवन का और यमुना का एकांत किनारा का। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक लेकर। हमारा जो अगला क्लास होगा बहुत ही प्यारा क्लास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।